वर्क और एनर्जी में हम लोग जो लास्ट लेक्चर में किए उसके बाद अभी हम लोग कोलिजन पे आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो वी विल स्टार्ट कोलिजन इन टुडेज लेक्चर और उस पर ही हम लोग और बात करते हैं कि कोलिजन में हम कैसे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं वगैरह वगैरह। देखिएगा, कोलिजन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें दो बॉडी एक दूसरे से टकराती हैं और टक्कर के दौरान उनके बीच में बड़े स्ट्रॉन्ग फोर्सेस का इंटरेक्शन होता है। जैसे एक मोटरसाइकिल दूसरी मोटरसाइकिल से टकरा जाए, या क्रिकेट की बॉल को आप बैट से टकराते हैं, बॉल को दीवार पे मारिए तो देखिए बड़े तगड़े फोर्स लगते हैं। कैरम खेलते हैं तो स्ट्राइकर से मारते हैं तो जब टक्कर होती है देखिए अच्छी खासी आवाज होती है, यानी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग फोर्स जिस समय उनके कांटेक्ट में आते तब लगते हैं। अक्सर टाइम ऑफ कांटेक्ट भी बड़ा कम होता है। इसलिए कोलिजन में हम बात करें तो कोलिजन में क्या होता है, व्हेन टू बॉडीज आर पार्टिकल्स, हम दो बॉडीज का ही लेके जाएंगे भाई। कोलिजन टक्कर तो बहुतों की हो सकती है, हम दो बॉडीज लेके चल रहे हैं। स्ट्राइक विद ईच अदर, then during the collision very strong forces strong internal forces आप कह सकते हैं, forces act between bodies in contact, bodies ही लिख लीजिए। इंटरनल क्यों बोला गया, क्योंकि जब पहला मान लीजिए दो बिलियर्ड की बॉल है, एक बॉल दूसरी बॉल से टकराई, जैसे ये बॉल है पहली और आई ये दूसरी बॉल से टकरा गई, तो जब देखो इस बॉल के ऊपर ये एक रिएक्शन फोर्स इधर की ओर लगाएगा F12 और वैसे ही पहली वाली बॉल इस पे एक फोर्स लगाएगी F21। तो ये इस सिस्टम का, क्योंकि ये कलेक्टिव लेंगे सिस्टम के, ये दोनों इंटरनल फोर्स हुए, एक्सटर्नल फोर्स को हम इग्नोर करेंगे। कोलिजन में एक्सटर्नल फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स को हम इग्नोर करेंगे, उन्हें हम अकाउंट में कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। हम एक्सटर्नल फोर्सेस को वहां पर जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, उनको हटा के बात करेंगे, उनका इंपैक्ट उनको अकाउंट में नहीं लेंगे। क्लियर? तो मन में आएगा कि सर टक्कर के लिए, कोलिजन के लिए दो बॉडी का आपस में टकराना फिजिकली जैसे ऐसा जरूरी है? नहीं। इन फिजिक्स में फॉर द कोलिजन फिजिकल कांटेक्ट ऑफ द बॉडीज इज नॉट नेसेसरी। ये बहुत आवश्यक नहीं है। हो तो अच्छी बात है, ना हो तो भी। जैसे आप ध्यान रखना, तुम्हें याद करो, तुमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का पढ़ा होगा। ये मान लीजिएगा न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसकी तरफ एक अल्फा पार्टिकल आता है, क्योंकि इसका चार्ज प्लस है, इसका चार्ज प्लस है, तो ये जब जैसे नजदीक जाएगा तो बगैर टकराए रास्ता बदल देगा, ऐसे निकल जाएगा बगैर टकराए, तो कोलिजन कहा जाएगा। फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स में बोला जाता है दो पार्टिकल का फिजिकल इंपैक्ट, फिजिकल कांटेक्ट होना मैंडेटरी नहीं है। इफ द पाथ ऑफ द वन पार्टिकल इज चेंज्ड और डेविएटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टिकल, इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इट इज केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ कोलिजन। कहा जाएगा कि कोलिजन हुआ। तो वही बात मैं लिखता हूं कि फिजिक्स फॉर द कोलिजन फिजिकल कांटेक्ट ऑफ द बॉडीज इज नॉट नेसेसरी। जैसे यह कांटेक्ट नहीं हुआ लेकिन अल्फा पार्टिकल का रास्ता बदल गया। इफ पाथ ऑफ पार्टिकल इज डेविएटेड, if path of particle is deviated due to the presence of other particle, collision takes place, collision होता है।
फॉर द कोलिजन फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉडीज इज नॉट नेसेसरी। उनका आपस में फिजिकली टकराना जरूरी नहीं है। जैसे रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में जब न्यूक्लियस के नजदीक आता था तो उसका रास्ता भटक जाता था, डेविएट हो जाता था, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में इसे कोलिजन की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इसीलिए बोला गया है फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉडीज इज नॉट नेसेसरी इफ द पाथ ऑफ अ पार्टिकल, जैसे इस पार्टिकल का पाथ देखो, इज डेविएटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अदर पार्टिकल कोलिजन टेक्स प्लेस। तो यानी कि बेटा दो पार्टिकल का असल में फिजिकली टकराना कोलिजन की लैंग्वेज में जरूरी नहीं है। एक पार्टिकल की वजह से दूसरे पार्टिकल का रास्ता बदल जाए तो कोलिजन कहलाएगा। ठीक हुआ। अगर हम कोलिजन में थोड़ा सा आगे बढ़ें तो एक टर्म को पहले डिफाइन कर लेते हैं, और वो टर्म है बेटा, इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसे ई से डिनोट किया जाता है। अब आप देखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा मैं यहां डायग्राम बना रहा हूं, देखो एक ये पार्टिकल है, इसका मास m1 है, ये u1 वेलोसिटी, और ये दूसरा बॉडी है, ये पहली बॉडी है, इसका वेलोसिटी u1 है, इसका मास देखो m1 था, इसका मास m2 है, टक्कर से पहले इसकी वेलोसिटी u2 है। अगर आप चाहते हो कि ये दोनों की टक्कर हो तो u1 को u2 से बड़ा होना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं u1 इज ग्रेटर देन u2। तभी बेटा देखो ये अगर बड़ी वेलोसिटी होगी तभी तो टक्कर होगी। तो ये बिफोर कोलिजन आपको घटना दिख रही है, यानी टक्कर के लिए u1 इज ग्रेटर देन u2 मैंने यहां लिख दिया। दिस इज बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले होता है। ठीक है। फिर क्या होता है, जब कोलिजन होता है तो ये दोनों, जब दो बॉडी टकराती हैं तो एक इंस्टेंट के लिए कांटेक्ट में आती है, बहुत छोटे क्षण के लिए, एक सेकंड का कुछ हिस्सा ये। तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है, ये देखो ब्लॉक m1 है और दूसरी बॉडी m2 है, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के दौरान ऐसा आपको दिख रहा है। होगा क्या, पहली बॉडी पे ये दूसरी बॉडी एक इधर की ओर अगर एक फोर्स लगाती है, एक्शन या रिएक्शन में से कोई फोर्स होगा, इसे F12 मान लीजिए, यह वैसे ही इस बॉडी के ऊपर ध्यान रखना, ये इधर की ओर फोर्स लगाती है, इसे F21 मान लीजिएगा, F21 होता है। क्लियर। अब जरा यहां पर एक टर्म आप देखिएगा, यहां पर क्या होगा, जब आप ये फोर्स लगाएंगे F12 और F21, यहां पर ऐसे बना लेते हैं, देखिए फर्स्ट पे ये फोर्स लगाएगा इधर की ओर, दैट इज F12, इधर फोर्स लग रहा है F21, ये आया। अब इसमें एक चीज जरा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें हम क्या बता रहे हैं, इसमें एक कंसेप्ट और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो बेटा, जब ये दोनों बॉडी टच होती हैं तो यहां पर देखो दे आर टचिंग। अगर हम एक ऐसे लाइन लिख लें, ये तो ये टेंजेंट लाइन जा रही, देखो ये टच करती हुई, ये लाइन टच करती हुई जाती है, टच करती। तो इसे हम आमतौर पर टेंजेंट लाइन या टी लाइन कहते हैं। टी लाइन, टी फॉर टेंजेंट, टेंजेंट लाइन। क्लियर। और साथ ही साथ देखो बेटा, देखो ये सरफेस ये है, ये इसको टच करते लाइन जा रही, इसे टी लाइन कहते हैं। लेकिन देखो ये जहां टी लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ये एक लाइन आती है, देखो ये इसी लाइन के अलोंग ये फोर्स लग रहा है, इसे लाइन ऑफ इंपैक्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ इंपैक्ट। इंपॉर्टेंट बात जानते हैं बेटा क्या होता है, जरा गौर से देखिएगा। ये जो इंटरनल फोर्सेस F12, यानी ये फोर्स इसके द्वारा इस पे लगाया गया और ये फोर्स इसके द्वारा इस पे लगाया गया, ये इंटरनल फोर्सेस जो एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं, ये इंपल्सिव फोर्स भी कहलाते हैं, ये हमेशा लाइन ऑफ इंपैक्ट पे होते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब टक्कर के दौरान फोर्स जो है वो लाइन ऑफ इंपैक्ट पे है, तो तुम्हें पता फोर्स ही जो है किसी पार्टिकल की गति को बदल सकते हैं, उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, उसे एक्सेलरेट या रिटार्ड कर सकते हैं, राइट, न्यूटन्स लॉ। तो क्योंकि ये फोर्स केवल लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग होते हैं, इसलिए टक्कर के बाद इन पार्टिकल की वेलोसिटी में जो परिवर्तन होता है, चेंज, केवल लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग होता है। देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी अलोंग
टेंजेंशियल लाइन, टी लाइन के अलॉन्ग कोई चेंज नहीं होगा। तुम कहोगे सर वो तो है ही नहीं वेलोसिटी, देखो ये वेलोसिटी u1 या u2 जो है वो तो इसी एक्सिस के अलॉन्ग है, देखो ये और ये इसी एक्सिस के अलॉन्ग है। ये मैंने आइडियल केस लिया, एक केस पकड़ा है, आगे तो बहुत सारे तिरछे विरछे टक्कर होगा, तो बेटा आगे दिखेगा, आगे जाके ये वेलोसिटीज हमेशा इस लाइन के अलॉन्ग हो नहीं है, इसके अलॉन्ग भी कंपोनेंट बन सकता है। तो आप इस कंसेप्ट को दिमाग में बैठा लो कि अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, क्योंकि ये इंपल्सिव फोर्स काम करता है जो इंटरनल फोर्सेस एक्शन रिएक्शन से आता है, इस वजह से केवल अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट टक्कर के बाद वेलोसिटी में परिवर्तन होता है। देयर विल नो चेंज इन वेलोसिटी अलोंग टी लाइन, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है। तो नोट में आप पहला आ जाएगा, पहला पॉइंट नोट में आएगा क्या, आफ्टर कोलिजन velocities of the particle changes only along the line of impact। और क्यों बेटा, क्योंकि ये फोर्स केवल इसी लाइन के अलॉन्ग लगते हैं, बिकॉज द इंटरनल फोर्सेस, इंपल्सिव फोर्सेस आर एक्टिंग अलॉन्ग दैट, बिकॉज impulsive force act along this line। एक ये बात है। तो ये दूसरा जो टेंजेंशियल लाइन है उसके अलॉन्ग, देखो बेटा इस लाइन के अलॉन्ग ये फोर्स नहीं है, ना इनका कोई कंपोनेंट होगा, इसलिए टेंजेंशियल लाइन के अलॉन्ग वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन में परिवर्तन नहीं होता है। तो अगला पॉइंट होता है, सिंस नो इंपल्सिव फोर्स एक्ट अलोंग द टी लाइन के अलॉन्ग कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं है, हेंस there will be no change in velocity along T line या टेंजेंशियल लाइन। ये ध्यान रखना, हम आगे इस्तेमाल करेंगे तो फिर याद में दिलाएंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट इतना आया, आप इसे जरा नोट करेंगे क्योंकि इसमें से कुछ हिस्सा साफ करके हम इस घटना को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमें इसे डिफाइन करना है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट आप मोटे तौर पे आइएगा कि वेलोसिटी टक्कर से पहले और टक्कर के बाद किस लाइन पे बदलेगी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग। लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है, जो टेंजेंशियल लाइन होती है इसके परपेंडिकुलर जो लाइन बनेगी इसे लाइन ऑफ इम्पैक्ट करेंगे। एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है बच्चा, कर लीजिए बेटा, आई थिंक कर लिया होगा। अब देखिएगा ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आई, ये फोर्स क्या होगा, देखो ये वाला फोर्स इधर लग रहा है, ऑब्वियसली इस वेलोसिटी को बदल देगा, क्योंकि देखो बेटा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसके खिलाफ फोर्स लगे तो इसकी वेलोसिटी को घटा देता है, तो घटेगी भाई। ये वाला फोर्स इस वाली बॉडी पे इधर लग रहा है तो ये फोर्स इस वेलोसिटी को बढ़ा देगा, यानी इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी टक्कर के बाद बदलेगी। तो इसलिए आफ्टर कोलिजन अगर आप देखें, आफ्टर कोलिजन ये जो m1 था इसकी वेलोसिटी मान ले, बेटा ध्यान रखिए 1D में लेके चल रहे हैं सिंपलिसिटी के लिए, और ये जो m2 था इनकी वेलोसिटीज बदल के v1 v2 हो गई। निश्चित रूप से बढ़ा कौन होगा बेटा, एक बात तो तय है, इनमें ज्यादा कौन होगा तो नहीं पता है, लेकिन v2 की तुलना में u2 की तुलना में v2 बदल चेंज हो गया होगा, चेंज तो दोनों हुए होंगे, बढ़ गया होगा, ठीक है। ये आया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है आप समझिएगा। देखो बेटा ये बॉडी इसकी तरफ कितनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रही है, तो तुम कहोगे देखो u1 माइनस u2। मैं तुम्हें डेटा देता हूं, मान लो ये 80 किलोमीटर वेलोसिटी है, ये वैल्यू 80 होती, ये 60 है, तो बताओ तुम्हारे आगे 60 की गति से कार जा रही है, ये है, तुम पीछे से 80 से आ रहे हो, तो तुम बताओ उस कार का पीछा तुम कितनी गति से रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से कर रहे हो, तो तुम कहोगे सर ये 60 से जा रहा था, ये 80 से, तो मेरी गति इसके रेस्पेक्ट में क्या आएगी, 20 आएगी, 80 माइनस 60,
इसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं। तो बताओ आपने क्या किया, 80 माइनस 60 किया, यानी u1 माइनस u2 किया। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, रिलेटिव, यहां पर ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यहां पर क्या आ रहा है, तो तुम कहोगे सर दैट वुड बी इक्वल टू u1 माइनस u2, इसमें से इसे घटाएं। ठीक है, टक्कर हो गई, टक्कर के बाद ये v2 स्पीड से आगे गई और ये v1 से पीछा कर रही है। तो मैं कहूं कितनी गति से ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है, सेपरेशन, तो तुम कहोगे v2 माइनस v1, क्योंकि ये बड़ा होगा तो सेपरेशन बढ़ता जाएगा। अब आप बताइएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ये माइनस ये आया। बेटा आप समझिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का जो रेशियो होता है, इसे ही हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज व्हाट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और ध्यान रखना किस लाइन में ले रहे हैं, आगे अंडरस्टूड लग दे, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। मतलब ये डेफिनेशन तुम याद कर लो, ये हो गया, लेकिन ध्यान रखना ये डिफाइंड जो है वो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट है, टी लाइन पे नहीं है। तो जब आगे हम कंडीशन रखेंगे, क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे, तो ध्यान रखना कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। इतना लिख लिया, आप इसे लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसकी वैल्यू रख लूं तो बताइएगा, देयरफॉर E इक्वल टू क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हुआ बेटा, v2 माइनस v1, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हुआ, u1 माइनस u2। तो ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला आ गया। देखो ऊपर दोनों वेलोसिटी है, यानी यूनिट मीटर पर सेकंड आएगा, नीचे भी मीटर पर सेकंड आएगा, तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। इसका डायमेंशन सेम होगा, इसलिए डायमेंशन लेस है। तो E इज अ प्योर नंबर, E इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, ये आएगा। क्लियर, आई होप लिख लिया होगा ये आएगा। अब और बात क्या आती है कि E की वैल्यू फिर हो क्या सकती है बेटा, इसकी रेंज है, ये 0 से लेके 1 के बीच लाई करता है। तो E की वैल्यू जो होती है ये 0, देखो 1 से छोटी या बराबर हो सकती है और 0 से बड़ी या बराबर, यानी 0 से छोटी तो नहीं हो सकती, यानी E नेगेटिव तो ना हो सकता है। ठीक है, देखो 0 से छोटा नहीं और 1 से बड़ा नहीं, यानी इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ये आएगा, इसके बीच में लाई करता है। यहीं पर मैं थोड़ा सा और कैटेगराइज कर दूं, पहला, हालांकि इनके बारे में आगे चर्चा फिर करते हैं। इन परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू 1 होती है, तो E इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर भी अगर चर्चा में लाना तो प्रोफेसर E1 होता है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन E1 होता है। तो E की जगह अगर ये वैल्यू रख लें तो देयरफॉर आप देखिएगा क्या है, इस जगह रख लेते हैं, E इक्वल टू 1 होता है, ये याद करें। तो E की वैल्यू रख दें v2 माइनस v1, ये u1 माइनस u2 इक्वल टू 1 आया। सिंप्लीफाई करें तो देखो ये आ जाएगा v2 माइनस v1, ये इधर मल्टीप्लाई होके u1 माइनस u2। तो कहीं पर अगर इंफॉर्मेशन दिया हो कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन जो होता है ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सब आगे बताएंगे। अभी एक बात था कि E के हिसाब से बात करें तो थोड़ी सी बात करते चलते हैं। तो इसका मतलब परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेम होते हैं। देयरफॉर परफेक्ट, फिर समझिएगा ये जो आप लिख रहे हैं ये इलास्टिक कोलिजन की बात होगी, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये दोनों सेम होते हैं। तो ये किसमें बेटा, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। खैर
तो आप देखिएगा E की वैल्यू 1 के बराबर होता है कहां पर बेटा, ये कहां होता है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। ठीक, अब हम लिखेंगे इन परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन क्या आएगा, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू 0 होती है। तो बेटा आप दो चीज ध्यान रखो, परफेक्ट इलास्टिक में 1, परफेक्ट इन इलास्टिक में 0। जरा E को रखो, V2 माइनस V1 U1 माइनस U2 इक्वल टू 0, V2 माइनस V1 इक्वल टू 0, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इसका तो V2 इक्वल टू V1 हो गया। तो मतलब एक और नई डेफिनेशन या पहचान निकल रही कि परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में टक्कर के बाद दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी सेम हो जाती है। और मजे की बात बेटा, अगर एक ही लाइन में चल रहे हैं, यानी वन डायमेंशनल कोलिजन हो रहा है, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, तो अगर टक्कर के बाद देखो ये टक्कर हुई और कहीं ये वेलोसिटी सेम है, तो बेटा अगर सेम है तो इसका मतलब दोनों बॉडी एक दूसरे में चिपक गई होंगी। पता बेटा, दो चीजें टकराई और उसके बाद एक ही लाइन में एक ही वेलोसिटी चली तो इसका मतलब एक दूसरे में चिपक गई है। तो ये बेटा पहचान है परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन में। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज ऑफ बोथ द बॉडीज या पार्टिकल बिकम सेम, या कह सकते हो अगर 1D में है, हेड ऑन कोलिजन है, तो दे स्टिक विद ईच अदर या विद टुगेदर, राइट। तो हेंस in perfect inelastic collision after collision velocity of both bodies becomes इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो वेलोसिटी दोनों की इक्वल हो गई। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो गई। अगर एक ही लाइन में है, हेड ऑन कोलिजन है, तो इसका तो दोनों स्टिक भी कर जाती है। तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो क्या कह सकते हैं, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, इन वन डायमेंशनल और हेड ऑन कोलिजन both bodies stick together, दोनों एक दूसरे में चिपक जाती। तो कभी भी हेड ऑन कोलिजन हो, दोनों बॉडी एक दूसरे में चिपक जाए, एक ही गति से टक्कर के बाद चले, तो इसका मतलब परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन की पहचान होगी। ये बात है। लास्ट है इनइलास्टिक कोलिजन, बताओ परफेक्ट वर्ड हट जाएगा। तीसरा और लास्ट है बेटा इन इलास्टिक कोलिजन। बेटा एक साथ में है, इन इलास्टिक एक साथ है, इन इलास्टिक कोलिजन। ये रियल लाइफ कोलिजन होता है, जैसे आम जीवन में रियल लाइफ कोलिजन। अगर रियल लाइफ कोलिजन लें तो रियल लाइफ कोलिजन का क्या मतलब हुआ, जैसे एक बस दूसरी बस से टकराए, ऑटोमोबाइल की टक्कर हो जाए, या एक कैरम का कॉइन दूसरे से टकराए, बॉल टकराए, बैट टकराए, तो ये सब रियल लाइफ कोलिजन है। इसमें E की वैल्यू बेटा 1 से 0 के बीच में लाई करती है। ये क्वेश्चन में दिया जाता है या निकालना पड़ता है, मतलब E की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। ठीक है, तो ये हमने रेस्टिट्यूशन डिफाइन किया कि ये कैसे डिफाइन होता है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, राइट। इतना इसे तैयार कर लीजिएगा।